यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस इस समय आर्कटिक क्षेत्र में सैनिकों, युद्धपोतों और विमानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह सब उस जमी हुई जमीन के कारण हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सैन्य तनाव अभी शुरू नहीं हुआ है। असल में यूरोप महीनों से तैयारी कर रहा था और अमेरिका को इसका पता नहीं था। और इस समय ग्रीनलैंड में जो हो रहा है वह नाटो को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखते रहिए, हम हर एक विवरण समझाएंगे। अब जो कुछ हो रहा है उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। ग्रीनलैंड। सितंबर 2025। डेनमार्क क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। $550 से अधिक सैनिक फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे सभी एक साथ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। बिल्कुल सही। नाटो का सबसे शक्तिशाली सहयोगी बाहर रह गया और आप कारण जानना चाहते हैं। यूरोप पहले से जानता था क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं छुपाईं। 2019 में डेनमार्क से द्वीप खरीदने का प्रस्ताव रखकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रुचि जताई थी। तो ये विचार आया और मैंने कहा रणनीतिक रूप से ये दिलचस्प है। उस समय डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस विचार को बेतुका कहा था। ट्रंप ने अपनी राजकीय यात्रा रद्द कर दी और उन्हें अप्रिय कहा। मामला खत्म होता दिखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 2024 में ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते फिर से यह मुद्दा उठाया। इस बार लहजा पूरी तरह से अलग था। अब यह खरीदने के बारे में नहीं था, बल्कि जरूरत और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में था। हम डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर बोलते और सैन्य बलों के इस्तेमाल से इनकार न करते हुए सुनेंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि बलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कनाडा के लिए नहीं, लेकिन ग्रीनलैंड के लिए, जो आज डेनमार्क का एक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यह जगह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। यह अमेरिकी अस्तित्व का सवाल है। और जनवरी 2026 में दुनिया ने समझ लिया कि ट्रंप सच में गंभीर थे। 3 जनवरी तड़के कराकास, वेनेजुएला। अमेरिकी विशेष बल वेनेजुएला की सीमा में घुसते हैं और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लेते हैं। ऑपरेशन रेसोल्यूशन एब्सोल्यूटा में 150 से अधिक विमानों ने अचानक हमले किए। मादुरो को उनके बिस्तर से घसीटकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैरान रह गया, लेकिन यह हैरानी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड के बारे में बात की, और इस बार उनके शब्दों में कोई कूटनीति नहीं थी। तेल उद्योग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में राष्ट्रपति ने सीधा कहा, चलो ग्रीनलैंड के बारे में कुछ करते हैं, किसी भी तरह। इस वाक्य को एक पल के लिए गूंजने दीजिए। यह क्या है? हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप अभी ग्रीनलैंड के बाहर देखें तो वहाँ रूसी विध्वंसक हैं, चीनी विध्वंसक हैं, और इससे भी बड़े वहाँ हर जगह रूसी पनडुब्बियां हैं। हम रूस या चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने देंगे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे यही करेंगे। तो हम ग्रीनलैंड के साथ कुछ करने जा रहे हैं, या तो अच्छे तरीके से या फिर थोड़े कठिन तरीके से, लेकिन किसी न किसी तरह हम ग्रीनलैंड हासिल करेंगे। क्या आप ठीक हैं? व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। ग्रीनलैंड का अधिग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है, और फिर वह हिस्सा आया जिसने यूरोपीय राजधानियों को जड़ कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं का उपयोग करना हमेशा एक विकल्प है, जो कमांडर इन चीफ के पास उपलब्ध है, हमेशा एक विकल्प। व्हाइट हाउस के उप प्रमुख स्टीफन मिलर ने साफ कहा, ग्रीनलैंड के भविष्य के लिए कोई भी अमेरिका के खिलाफ सैन्य लड़ाई नहीं करेगा। हम एक महाशक्ति हैं और हम एक महाशक्ति की तरह ही व्यवहार करेंगे। ट्रंप ने अपनी बात कई बार दोहराई।
अगर अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं संभालेगा तो चीन या रूस उसे ले सकते हैं। उनके अनुसार रूसी और चीनी जहाज ग्रीनलैंड के पूरे तट पर मौजूद हैं। इस समय यह द्वीप किसी और के हाथों में नहीं जा सकता। यह अर्धगोलकीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन इस तर्क में एक समस्या है। नॉर्डिक देश कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रीनलैंड के तट पर कोई रूसी या चीनी सैन्य गतिविधि नहीं देखी गई है। रूसी सैन्य उपस्थिति केवल आर्कटिक के रूसी हिस्से तक सीमित है। जिस खतरे का वर्णन डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वह वैसा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है जैसा वह पेश करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ है अमेरिका एक डेनिश देश। डेनमार्क ने ऐसी ताकत के साथ प्रतिक्रिया दी जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने सबसे गंभीर चेतावनी जारी की। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के किसी अन्य देश पर सैन्य हमला करता है तो सब कुछ इसके लिए रुक जाएगा। इसमें हमारा नाटो भी शामिल है। इसमें वह सुरक्षा भी शामिल है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से अब तक सुनिश्चित की गई है। इतिहास में पहली बार डेनमार्क की खुफिया एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सुरक्षा जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया है और फिर डेनमार्क ने इससे भी ज्यादा कठोर कदम उठाया। 1952 की एक सैन्य नीति को फिर से लागू किया, एक आदेश जो दशकों से भुला दिया गया था। उस नीति में कहा गया है कि डेनमार्क की सशस्त्र सेनाओं को किसी भी आक्रमण का तुरंत विरोध करना चाहिए, तुरंत, बिना किसी विशेष राजनीतिक आदेश का इंतजार किए, बिना सरकार से सलाह लिए, बिना अनुमति मांगे। अगर विदेशी सैनिक जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो डेनमार्क के सैनिकों को तुरंत गोली चलाने का आदेश है। इस आदेश की पुष्टि अधिकारियों द्वारा जनवरी 2026 में फिर से की गई थी। यह बयानबाजी नहीं बल्कि सैन्य प्रोटोकॉल है। यूरोप ने महसूस किया कि नाटो की स्थापना के बाद पहली बार कुछ अभूतपूर्व हो रहा था। गठबंधन का एक सदस्य दूसरे सदस्य को सैन्य बल से धमका रहा था। अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा की धारा जो कहती है कि एक पर हमला सभी पर हमला है, एक असंभव विरोधाभास में बदल गया। अगर अमेरिका डेनमार्क पर हमला करे तो नाटो को डेनमार्क की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन क्या वह अपने नेता से रक्षा कर सकता है? 6 जनवरी 2026 को 8 यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त घोषणा जारी की। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और डेनमार्क। एक घोषणा जिसमें एक स्पष्ट संदेश है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड का अधिकार है। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का हवाला दिया गया। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सीमाओं की अक्षुण्णता। यह वॉशिंगटन को स्पष्ट संदेश था, हम इसे नहीं मानेंगे। और ठीक इसी समय यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने गुप्त बातचीत शुरू की। उद्देश्य था ग्रीनलैंड में सैन्य बलों को भेजने की तैयारी करना, हमला करने के लिए नहीं बल्कि एक ढाल बनाने के लिए, ताकि किसी भी अमेरिकी आक्रमण को इतना जटिल, इतना महंगा और इतना राजनीतिक रूप से विस्फोटक बना दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़े। योजनाओं में ब्रिटिश गश्ती जहाज, जर्मन टोही विमान, घुमावदार फ्रांसीसी सैनिक और आर्कटिक जलवायु के लिए अनुकूलित उन्नत निगरानी प्रणालियां शामिल हैं। यह सब नाटो के झंडे तले आधिकारिक रूप से रूसी चीनी खतरों से रक्षा के लिए किया जा रहा है। लेकिन सभी जानते हैं कि असली उद्देश्य क्या है। ग्रीनलैंड वही लाल रेखा है, इसलिए अगर वे ग्रीनलैंड पर हमला करते हैं या वहां कुछ होता है तो वे सिर्फ प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि प्रणालीगत बन जाएंगे। फिर वह घोषणा आई जिसने सब बदल दिया। जनरल निकोलस रिचू, फ्रांसीसी सेना के सेवानिवृत्त जनरल, ने एक साक्षात्कार दिया। उनके शब्दों को बेहद सावधानी से चुना गया था। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर आक्रमण करता है तो वे हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेंगे बल्कि हमारे दुश्मन बन जाएंगे। प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन, इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धा करते हैं, दुश्मन लड़ते हैं। हमने बिना इनगोबर्नेवलैंड की जांच की Unidos cruzarem essa linha
a aliança transatlântica que durou 75 anos terminará, não com um tratado rasgado, mas com sangue no gelo ártico. यूरोप अब गंभीर है। डेनमार्क 2033 तक आर्कटिक रक्षा में $6.3 बिलियन का निवेश कर रहा है। 16 अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमान, 5 नए जहाज सैन्य बर्फ तोड़ने वाले, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में एक नया मुख्यालय, लंबी दूरी की निगरानी ड्रोन, तटीय रडार, F-35 से लड़ाकू ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता। डेनमार्क ग्रीनलैंड को एक आर्कटिक किला बना रहा है और वह यह अकेले नहीं कर रहा है। इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी राजनयिक बंद कमरों में बैठ के कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स की योजना बना रहे हैं, समय सीमा तय कर रहे हैं, यह गणना कर रहे हैं कि कितने सैनिक, कितने जहाज, कितने विमान चाहिए। यूरोपीय संघ, यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनियों मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी बैंकों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों पर भी चर्चा कर रहा है। और सबसे चरम विकल्प भी टेबल पर है, यूरोप में अमेरिकी सैन्य बलों को उनके ठिकानों से बाहर निकालना। ये ठिकाने जो दशकों से मौजूद हैं, ये ठिकाने जो शीत युद्ध के समय से यूरोपीय रक्षा की रीढ़ रहे हैं। ट्रंप ने विशेष बलों के कमांडरों को ग्रीनलैंड पर आक्रमण की योजनाएं बनाने का आदेश दिया। पेंटागन के सूत्रों ने बताया कि कुछ शीर्ष सैन्य कमांडर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि एक आक्रमण अवैध होगा, जिसे कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा और यह नाटो को नष्ट कर देगा। लेकिन स्टीफन मिलर, ट्रंप के मुख्य सलाहकार, इस ऑपरेशन के सबसे बड़े समर्थक हैं और ट्रंप शायद ही कभी मिलर की अनदेखी करते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे ग्रीनलैंड को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उस पर आक्रमण करने पर नहीं। लेकिन उनके शब्द खोखले लगे जब व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि सभी विकल्प टेबल पर हैं, सभी विकल्प जिसमें वह भी शामिल है। ग्रीनलैंड में केवल 57,000 निवासी हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसकी आबादी एक छोटे शहर के बराबर है। और इन 57,000 ग्रीनलैंड वासियों ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। 85% लोग अमेरिकी बनना अस्वीकार करते हैं। ग्रीनलैंड के सभी 5 राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। हम अमेरिकी नहीं बनना चाहते, हम डेनिश नहीं बनना चाहते, हम ग्रीनलैंड वासी बनना चाहते हैं। हमारे देश का भविष्य हमें खुद तय करना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दूसरे देश की दखलंदाजी के। उनकी आवाज़ें अनसुनी रह जाती हैं, क्योंकि यह विवाद असल में ग्रीनलैंड के लोगों के लिए था ही नहीं। यह दुर्लभ खनिजों के बारे में था जो स्मार्टफोन, मिसाइल और सैन्य तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। आर्कटिक समुद्री मार्गों के बारे में था, भूवैज्ञानिक नियंत्रण के बारे में था, सैन्य प्रभुत्व के बारे में था। एक ऐसी दुनिया में जहां पुराने नियमों को तोड़ा जा रहा है। सितंबर में एक सैन्य अभ्यास के साथ जो शुरू हुआ था, वह नाटो की स्थापना के बाद से उसकी सबसे बड़ी संकट में बदल गया। 75 सालों तक यूरोप में शांति रखने वाला गठबंधन अब पतन के कगार पर है। किसी बाहरी खतरे के कारण नहीं, बल्कि एक आंतरिक खतरे के कारण, गठबंधन के अपने ही नेता के कारण। यूरोप एक ऐसे हालात के लिए तैयार हो रहा है जो एक हफ्ते पहले तक अकल्पनीय था। नाटो के एक सदस्य को नाटो के ही दूसरे सदस्य से बचाना। ब्रिटिश, जर्मन और फ्रांसीसी सैनिक अमेरिकी सैनिकों और डेनमार्क की जमीन के बीच तैनात होने के लिए तैयार हैं। मित्र देशों के बीच, पश्चिमी लोकतंत्रों के बीच आर्कटिक की बर्फ पर एक सैन्य टकराव। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यूरोप को ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने चाहिए या इससे हालात और बिगड़ जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस संकट के अगले घटनाक्रम देख सकें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।